ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। ये लेक्चर मेरा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मुझसे बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश का कंटेंट तो मिल जाता है लेकिन हिंदी का कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने आज बनाया है। इन्फ्लेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इन्फ्लेशन है वो आपको आपकी बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड जो पेपर्स हैं उसमें आपका एमसीक्यू मिल जाता है। इसके अलावा यूजी में और पीजी में एज अ सब्जेक्ट इन अ कॉमर्स बैंकिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें भी पढ़ाया जाता है। तो जो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन में कीमत स्तर पे लगातार वृद्धि होती है। मतलब आपको कोई कमोडिटी मान लो परचेस करने के लिए जाना है। अब वो कमोडिटी आपको का कोई प्राइस होगा, उस कमोडिटी का कोई प्राइस होगा। जैसे कि मुझे अगर एक पेन लेने के लिए जाना है तो उसका प्राइस है से ₹5, राइट। तो उसका जो ₹5 है, उस ₹5 का पेन अब आपको नहीं मिलेगा। उस ₹5 में क्या हो जाएगा, इन प्राइस उसका चेंज होकर के हो सकता है मे बी हाई हो जाए, ₹10 हो जाए, ₹15 हो जाए। तो इसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब यही है कि महंगाई हो जाना। अब जैसे कि थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाती है। जैसे कि आपको तो मालूम ही होगा, जो होल सेलर्स होते हैं उनको उनकी जो इन्फ्लेशन मतलब उनको जो बल्क में सामान खरीदते हैं उनको सस्ता पड़ता है। तो अगर उनके सामान के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी आ जाए तो उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति बोलते हैं। विश्व के ज़्यादातर देशों में आजकल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित है। मूल्य सूचकांक का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसे जिसे मेज़र करने में यूज़ में लाया जाता है। मुद्रास्फीति की दर में प्रयुक्त किया जाता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है या कितना घटा है। भारत का सीपीआई बेस ईयर जो होता है वो 100 ही माना जाता है। जैसे कि आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम ले करके चलते हैं कि उसका जो प्राइस है वो से ₹100 होगा। तो ये हो गया बेस ईयर का टाइम में हम क्या करेंगे, 100 लेके चलेंगे। जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ते ही प्रवृत्ति पाई जाती है तो हम उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब मुद्रास्फीति का मतलब ये है कि जो आपका नॉर्मल बेसिस में अगर उसमें प्राइस में कोई भी इंक्रीमेंट आता है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ध्यान रहे कि 1-2 वर्षों में सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं कहलाता। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन को मेज़र करा जाता है तो जो इंडेक्स नंबर होता है उससे मेज़र करने पे पता लग जाता है। जो इंडेक्स नंबर होता है वो ये कहता है कि आप 1 से 2 ही साल में अगर कोई भी कीमत बढ़े तो उसके बारे में आप उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलोगे। कीमत लगातार बढ़नी चाहिए, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होना और ये असंतुलन की दशा होती है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो इन्फ्लेशन होती है उसमें बढ़ोतरी आ जाती है, प्राइस इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। तो जो क्या होता है इसमें डिसबैलेंस होना चाहिए। फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वही इन्फ्लेशन होता है। आज के टाइम में कम प्राइस है, कल के टाइम में ज़्यादा प्राइस हो जाए। जैसे सोना चांदी का दाम अक्सर बढ़ता रहता है, उसी तरीके से तो ये असंतुलन की दशा होती है। अब इन्फ्लेशन एक प्रोसेस होता है।
प्रोसेस कैसे होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आज के टाइम में जो रुपए की वैल्यू है, जो आज के समय में हम 1 रुपए की 2 टॉफ़ी खा सकते हैं, आने वाले 10 साल में नहीं खा पाएंगे, राइट। इसका विश्लेषण प्रौद्योगिक डायनेमिक को से सहायता से किया जाना चाहिए। इसमें इसका मतलब है कि इसका जो एनालिसिस है वो हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होता है कि हम मान करके ऑल द टाइम एक ही तरीके का प्राइस रहेगा। नो, हमेशा फ्लक्चुएशन होती है, हमेशा डायनेमिक होता है। यह एक प्रवाह फ्लो अवधारणा है, जबकि किसी समय विशेष पर कीमत स्टॉक अवधारणा होती है। वर्ष अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है वर्ष में जो कीमत है वो मतलब टाइम माइनस t-1 डिवाइड बाय t-1 इंटू 100। अब जैसे कि इन्होंने अब जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी लिया गया है कुछ इस तरीके का, ये आप देख लेना। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में स्फीति की दर हेडलाइन इन्फ्लेशन की दर कहा जाता है। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक तो पहला तो किसको बोलते हैं, दूसरा कि जो होल सेल प्राइस होता है उसके आधार पे जो भारत में इन्फ्लेशन का रेट है उसको क्या बोलेंगे, तो हेडलाइन इन्फॉर्मेशन। स्फीति डिसफ्लेशन, अच्छा विस्फीति का मतलब, डिसफ्लेशन का मतलब क्या, इस दशा में कीमतों को बढ़ती रहती है लेकिन मुद्रास्फीति की दर घटती रहती है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति कुछ सीमा तक स्फीति होने लगती है, अस्फीति होने लगती है। अब इसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन नॉर्मल थी उसमें क्या था कि हम जो भी सामान खरीद रहे थे उसका प्राइस बढ़ गया, महंगाई हो गई। डिसफ्लेशन का मतलब है कि जो उसकी कीमत है वो बढ़ रही है लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है परचेजिंग की वो नहीं बढ़ रही है, वो घट रही है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, बेसिस ऑफ कॉजेस और इंटेंसिटी के हिसाब से। अब मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो प्राइस में आपके फ्लक्चुएशन आया है, जो प्राइस में इंक्रीमेंट आया है वो नॉर्मल बेसिस पे आया है। तेज़ रफ्तार वाली मुद्रास्फीति, तेज़ रफ्तार वाली मुद्रास्फीति का मतलब है कि ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, ये इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि जो इन्फ्लेशन होती है वो एक मतलब रुकेगी नहीं, वो ऑल द टाइम महंगाई इस तरीके से होती चली जाती है। अत्यधिक तेज़ रफ्तार वाली हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये एक समय के आने के बाद में एक टाइम आता है जिस टाइम में ये रुक भी जाती है, लेकिन ये जैसे ही बढ़ती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। फिर उसके बाद में एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन, कभी कभी होता है कि जिस भी प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है, तो कुछ इस तरीके से भी इन्फ्लेशन होता है। फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि कॉस्ट में जो है ज़्यादा हो जाएगा उसका, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं। और स्ट्रक्चर्ड इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन जो होती है वो स्ट्रक्चर वे में इन्फ्लेशन होती है। वैसे तो विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दशा ऐसी ही होती है, स्ट्रक्चर वे में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं। इसी के आधार पे सैमुअल्सन व
इन्फ्लेशन के एक से कई चर्चा की। एक समान गतिविधि वाली मुद्रास्फीति कहा जाता है। मूल्य में वृद्धि वार्षिक दर में समान वर्ष तक रहती है और घटनाओं के भारी परिवर्तन उसमें बदल सकते हैं। साधारण मुद्रास्फीति क्या होती है? साधारण मुद्रास्फीति की धीमी गति से वृद्धि करती है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागती है। मुद्रा में विश्वास बना रहता है लोगों का और दीर्घकालीन समझौते करते हैं, क्योंकि मुद्रा मूल्य अधिक ज़्यादा नहीं बदलेगा, ऐसा विश्वास लोग रखते हैं। प्रायः एक डिजिट वाली इन्फ्लेशन मॉडरेट इन्फ्लेशन कहलाती है। तेज़ रफ्तार वाली मुद्रास्फीति क्या होती है? जो तेज़ रफ्तार वाली होती है इसे दौड़ती हुई या सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं। 2 डिजिट या 3 डिजिट तक देखने को मिलती है। वास्तविक ब्याज दर बड़ी मात्रा में ऋणात्मक हो जाते हैं और लोग ब्याज पर उधार देना बंद कर देते हैं। मुद्रा का विदेश निवेश होने लगता है, जिनमें घरेलू निवेश काफ़ी घट जाता है। लोग मुद्रा से वास्तविक परिस्थिति, मकान आदि खरीदने लगते हैं। अत्यधिक तेज भागने वाली मुद्रास्फीति। जो अत्यधिक तेज भागने वाली मुद्रास्फीति है वो बेकाबू हो जाती है। 4 या 5 डिजिट तक इन्फ्लेशन देखने को मिलती रहती है और बहुत जो मुद्रा की वास्तविक मांग है वो घट जाती है। लोग मुद्रा खर्च करने के लिए शीघ्र कोशिश करते हैं। सरकार तेज़ी से मुद्रा प्रसार करती है और इस प्रकार इन्फ्लेशन व जो इन्फ्लेशन है वो नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट भी हो जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इकॉनमी जो होती है वो इन्फ्लेशन अगर हाइपर वे में चली गई है तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा जो है बचाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से देश में लोग अवॉइड करेंगे टैक्सेशन स्कीम को, लोग टैक्स बचाना चाहेंगे, इस वजह से ऐसा होता है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? इसे अतिरिक्त मांग की मुद्रास्फीति भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसे कीन्स के द्वारा समझाया गया था। इन्होंने कहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो जो मेरा ये डिमांड कर्व है ना C+I+G, मतलब कि कॉस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट जो इसमें ई है वो उसकी सप्लाई को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं अपना जो मेरा फ़्लो है उसको बढ़ाती हूँ और डिमांड तक लेकर के जाती हूँ तो ये जो इसकी सप्लाई है और मैं इसके अगर और बढ़ाती हूँ तो यहाँ पे अतिरिक्त मांग सूचित रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि समग्र मांग ज़्यादा है और समग्र पूर्ति कम है। यहाँ पे सप्लाई तो कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा हो गई है। इसे इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। ये जो ए से बी के बीच में जो आप बिंदु देख रहे हैं ये एक गैप है। ठीक है, तो ये हो गया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस।
अब हाइपर इन्फ्लेशन जो थी वो डिमांड पुल की तरह ही थी, 1920 में देखने को मिली थी। इसमें क्या होता है कि ये जो एएस वाला जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव कीमत स्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एडी है वो माइनस रिफ्लेशन रिलेटिव कीमत को बता रहा है। फिर पी प्राइस जो इनिशियल प्राइस है, एडी मांग की बढ़ती हुई दिखा रहा है, P1 जो है वो मांग कीमत की बढ़ोतरी को दिखा रहा है। तो इसमें सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व है। अगर हम सप्लाई को ये सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इंटरसेट हो गए वो इक्विलिब्रियम हो गया। वहीं अगर हम प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो सप्लाई हमारी स्विच कर जाएगी, और जब भी हम लोग सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हमारी डिमांड जो है वो स्विच कर जाएगी, और वहाँ पे एक न्यू कर्व बनेगा AD1 का। तो ये जो बढ़ गया है यहाँ पे हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है फॉर द वन प्रोडक्ट। अब मैंने एक नोट भी दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। भारत में पिछले 6 दशकों में इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही मानी जाती है। इस पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ा है। मुद्रा की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक रखेंगे। इतना ही पढ़ लेना आप लोगों के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी आगे भी पढ़ेंगे कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के आगे, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जो प्रीवियस वाली वीडियो का लिंक था, आप उससे भी रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।